नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। उत्तराखंड के चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 11 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले हरीश रावत अब केंद्र से दो हाथ करने के लिए तैयार है। उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि जो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है, उसके तहत जो जोनल मास्टर प्लान बनाया गया, उसको केंद्र ने रिजेक्ट कर दिया है और इसी से नाराज हैं हरीश रावत। आपको तो खुश होना चाहिए। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण में सबसे आगे है। हमारे पास मैक्सिमम ग्रीन टॉप है। ठीक बात है। देश में पेड़ लगाने पे बोनस देने वाले हम पहले राज्य है। पानी के संरक्षण पे भी हम बोनस दे रहे हैं। इसका मतलब है इकोलॉजी की जो आवश्यकताएं हैं हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं। अब इसके बावजूद जो है हमारे ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जा रहे हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रेस्ट्रिक्शंस लगाइए, हम उनका पालन करेंगे, लेकिन हमसे ज़रा राय परामर्श करके करिए, हमारी दर्द को भी समझिए, हमारी आवश्यकता को भी समझिए। अब भागीरथी जो मास्टर प्लान है, हमने भागीरथी डेवलपमेंट बोर्ड बहुत पहले से बना करके रखा है और ये इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने से पहले से बना करके रखा हुआ है। उसका वही टास्क है कि वो भागीरथी के कैचमेंट एरिया के अंदर इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन का काम करे और वहाँ के डेवलपमेंट के साथ उसका तालमेल रखने का काम करे। ठीक बात है। चीफ मिनिस्टर उसका अध्यक्ष होता है। हम उसमें काफ़ी धन भी खर्च कर रहे हैं। चलिए, उसके बावजूद आपने इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। आपने पहले ये बीजेपी ने नहीं किया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी ने किया। नहीं, किसी ने नहीं, ये यूपी की सरकार ने किया। मैं कह रहा हूँ मेरे पास वो लेटर है प्रणब मुखर्जी का। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया, गजट नोटिफिकेशन जारी 23 अगस्त 2010 को। मैं वही कह रहा हूँ कि उस समय जारी हुआ, हमने उसका विरोध किया। हाँ। स्टेट गवर्नमेंट ने, तत्कालिक चीफ मिनिस्टर, यहाँ सारे लोग आए, सबने विरोध दर्ज किया। आप विरोध कर रहे थे? हम भी विरोध कर रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी इसमें आवाज़ उठाई। मेरे तो आप तो मिनिस्टर थे। नहीं, मिनिस्टर आपके पास सांसद थे? मिनिस्टर होने के बावजूद हमने विरोध किया इसका। और उसके बाद ये हुआ कि साहब इसको लागू नहीं किया जाएगा और लागू तब करेंगे जब आप जो है इसके अंदर का जोनल प्लान पेश करेंगे, बनाएंगे। हाँ। अब हमने जोनल प्लान बनाया। लेकिन ये तो जयंती नटराजन, आप देखिए 22 अगस्त 2013 को ये सरकार की चिट्ठी में सारा निकाल के लाया हूँ आज, ताकि ये पता चले कि सच्चाई क्या है। वो लिखती है, द इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन वुड सर्टेनली प्रूव टू बी अ माइलस्टोन टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन एंड दिस प्रोटेक्टिंग दिस एक्सट्रीमली फ्रेजाइल इकोसिस्टम। आगे देखिए, वो लिखती है, द नोटिफिकेशन फैसिलिटेट द स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप अ जोनल मास्टर प्लान बेस्ड ऑन द लोकल नीड्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन। अब आप उस फ्रेमवर्क के दायरे से बाहर जाएंगे तो केंद्र सरकार उसको खारिज कर देगी। आप अकेले बिना हमसे बातचीत किए हुए ये कैसे डिसाइड कर दे रहे हैं हम उससे बाहर गए? यही तो हमारी आपकी सरकार ने किया। नहीं, उन्होंने इसको आपने पढ़ा नहीं। नटराजन ने नहीं, उसमें पढ़ा नहीं। उन्होंने कहा कि मास्टर जोनल प्लान ना, आप जोनल मास्टर प्लान फाइल करेंगे विद इन द इको सेंसिटिव जोन फ्रेमवर्क। नहीं, ठीक है ना, वो फ्रेमवर्क क्या है उसको लेकर के हमारे कंसेप्शन में और सेंट्रल गवर्नमेंट के दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। उस दृष्टिकोण में कहीं तो हम समन्वय करें, कहीं तो बिठाएंगे। आप क्यों जिद में अड़े कि साहब वहां पर बात बनाए जाने चाहिए? मैं मानता हूं कि उसका पोटेंशियल 27,000 मेगावाट का और उत्तराखंड को बिजली चाहिए। हमने कहा हमको आप 20 मेगावाट के बनाने दीजिए, आप 25 मेगावाट के बनाने दीजिए। 2 मेगावाट की बात कर रहे हैं, वहां के विलेज की नीड्स। हमने 2 मेगावाट के भी कहा है, आप दे ही नहीं रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं, आप उत्तराखंड से आते हैं, आपसे बेहतर उत्तराखंड को कोई नहीं समझता। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। अगर मान लीजिए हम इलीगल माइनिंग को वहां पर बढ़ावा देंगे, इलीगल तरीके से हम वहां का विकास करेंगे, तो वो प्राकृतिक आपदा केदारनाथ की कौन भूल सकता है? आपको आप बताइए, इस बात की चिंता नहीं होगी आपको? क्या एक बात बताइए मुझको, क्या केदारनाथ में जो प्राकृतिक आपदा आई वो इलीगल माइनिंग से आई? ये तो आपकी जयंती नटराजन क्या कह रही, वो आप देखिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी जयंती नटराजन कह रही। मैंने तो उसका एक आध्यात्मिक पहलू आपको बताया। एक चीज बताइए। दूसरी बात, किसी को ये भी मालूम है, किसी ने स्टडी करने की कोशिश की है, ये क्लाउड बर्स्ट की जितनी घटनाएं हो रही हैं, मैं समस्त वैज्ञानिकों के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ, ये डेंसली फॉरेस्टेड एरिया के अंदर हो रहे हैं, जहाँ सबसे घने जंगल है। हमारे बस्तड़ी के अंदर जो है क्लाउड बस्ट हुआ है। आप देखिए, हिंदुस्तान का सबसे घना जंगल है, चौड़ीपत्ती का जंगल है, डीडी हाट के पास में, आप जाकर के देख लीजिए। हमारे
यहाँ होता है क्लाउड बस्ट जो है केदारनाथ के सामने, गुप्त काशी के सामने जो है कि जोन के अंदर, वो वहाँ हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन जो है ओक फॉरेस्ट है, वहाँ हो रहा है। हमारे तो आपकी समझ में ये आता है जहाँ फॉरेस्ट डेंस है वहाँ क्लाउड बस्ट होता है। ये प्रॉब्लम जो क्लाउड बस्ट की है, ये एक, इसके लिए एक व्यापक नज़रिए की ज़रूरत है। और इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि साहब आप बिल्कुल माइनिंग एक्टिविटी रोक दीजिए, आप खेती की एक्टिविटी रोक दीजिए, आप सड़क की एक्टिविटी रोक दीजिए, पीने के पानी को रोक दीजिए। चलिए आप थोड़ा राजनीति की बात कर लेते हैं। अब तो हरीश रावत वन मैन शिप है, कोई चिंता की बात नहीं है, जो होगा जो तय करेंगे आप ही तय करेंगे, यानी हरीश, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में मतलब हरीश रावत। देखिए, लोकतंत्र में कभी वन मैनशिप नहीं होती है। लोकतंत्र में ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको ज़्यादा विजिबल लग रहा हो, लेकिन उसको लोगों के सहयोगी से काम चलाना पड़ता है। बाकी नेताओं को तो आपने इनविजिबल कर दिया, आपने विजय बहुगुणा इनविजिबल, वो छोड़ के चले गए पार्टी, आपके महाराज जी इनविजिबल, वो छोड़ के चले गए पार्टी, यानी जितने लोग थे उन सबको आपने बाहर कर दिया। अब आप इकलौते आदमी हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा उत्तराखंड। जब कोई कायरतापूर्ण तरीके से रण छोड़ करके चला जाता है तो उसके लिए वो कहते हैं कि हरीश रावत ने मजबूर कर दिया हमें रण छोड़ने के लिए। मैंने क्या, हरीश रावत अपनी मनमानी चला रहे थे, वो हमारी सुनते नहीं। विजय बहुगुणा खुलेआम आरोप लगाते हैं। एक बात बताइए, मेरी भी बहुत बार नहीं सुनी गई होगी क्या? मैंने मैदान छोड़ दिया क्या? मैंने पार्टी छोड़ दी? जिस पार्टी ने, मैं 54 साल से उस पार्टी में काम कर रहा था और मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। तुमने आप एक पार्टी में आकर के 4 साल के अंदर सांसद बन जाते हैं, आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो आप क्या कुछ दिन इंतज़ार नहीं कर सकते, साल 2 साल उस पार्टी के उसका, चाहे हो या ब हो। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि हरीश रावत खुद चाहते थे ये लोग पार्टी छोड़े, ये रोज ब्लैकमेल कर रहे थे आपको, ये कहा जाता था आप चाहते थे कि वो आपको छोड़ दें और फिर आप अकेले तरीके से, अपने तरीके से पार्टी चलाएं। देखिए, एक मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य है कि वो अपना बहुमत बना करके रखे, और मैंने निरंतर लास्ट तक कोशिश की कि वो हमारे साथ रहें ताकि मेरी पार्टी का बहुमत बना रहे। लेकिन कुछ आकर्षण रहे होंगे, कुछ उनकी मजबूरियां रही होंगी, और सबको मालूम है कितना बड़ा खेल हुआ है। इंडिया बुल, आप ज़रा सा जांच करवा लीजिए। आप हमसे जांच करवाने को कहते हैं, आप एक चीफ मिनिस्टर हैं, आप जिस बुल की चाहे वैसी जांच करा लेते हैं, जिस बुल को चाहे आप जेल में डाल सकते हैं, आप हमसे कह रहे हैं बुल की जांच कराइए। आप इस तथ्य को दे दीजिए, देश का मुख्यमंत्री इतना पावरफुल होता है साहब, उसके राज्य में करप्शन हुआ, जिसको चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जेल में डाल सकते हैं। उनके खातों में 2012-13 के अंदर, 14 के अंदर बेतहाशा दौलत कहाँ से आई? सर, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता, और आपने कितनी बार प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखा कि इनके खाते में इतना ज्यादा अवैध पैसा, आपके पास इतनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है करप्शन से रिलेटेड, और आपने छुपा के रखी है। हम दे चुके हैं। तो आपने अब तक ये सार्वजनिक तौर पे नहीं कहा कि साहब इनके अकाउंट में इतनी अकूत दौलत आई है। जब आज अवसर आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि किसका पैसा काम आया है। मैंने पहले भी कहा किसका पैसा काम आ रहा है, कौन प्ले कर रहे हैं। वो कहते हैं सारे दल बदल के पीछे कौन थे, कौन ताकते। रावत जी, और उन चेहरों को सबने देखा। आपको लगता है सीबीआई आपको स्टिंग ऑपरेशन के मामले में गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, वो ताकतवर है, जबरा मारे सर, हम भी क्या करेंगे, जबरा मारेगा जब, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और मगर आप किसी का अपराध तो बताएंगे, और हर अपराध के लिए कोई न कोई उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। ये है कि वो कहते हैं कि आप खरीद फरोख्त कर रहे थे अपनी सरकार बचाने के लिए, आपने बकायदा। मैं पहली बात मैं एक बिंदु का आपका उत्तर दे सकता हूँ। आप मुझे खुद देखिए और अपने चैनल में साहस करिए उसको दिखाने की, और उसमें क्या मैं कह रहा हूँ मुझे विधायक चाहिए, क्या मैं कोई भावताव कर रहा हूँ किसी विधायक से, या विधायक के लिए भावताव कर रहा हूँ, या मैं कुछ रुपये का लेन देन कर रहा हूँ? यदि कुछ कर रहा हूँ इन 3 चीज़ों में से एक भी, मैं कह रहा हूँ मुझे विधायक चाहिए, तो मेरा अपराध। तो यदि मैं ये सीबीआई के सामने पेश क्यों नहीं हो जाते? बताइए ना। मैं तो 2 बार हो चुका हूँ। आपसे किसने कहा मैं पेश नहीं हो रहा हूँ? मैंने कहा मैं सहयोग दूंगा,
मैं सहयोग दूंगा। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, सीबीआई की साख भी, क्योंकि जिस स्टिंग के आधार पर मेरी सरकार गिराई जाती है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अब राष्ट्रपति शासन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है जो स्टिंग का फाउंडेशन थी, बुनियाद थी, वही डिमोलिश हो गई। आपको लगता है उसका फायदा एक मिनट सुन लीजिए ना, वही डिमोलिश हो गई, तो कहाँ रहा वो स्टिंग? नंबर 2, यदि वो स्टिंग एग्जिस्ट करता है तो उस स्टिंग में स्टिंग करता स्वयं कहता है कि सरकार गिराने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर के बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम लेता है और ये कहता है कि पैसे का आदान प्रदान हुआ, किसको कितना दिया गया ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पैसा लगा है, ये कहता है। क्यों नहीं सीबीआई इस बात की जांच करती है? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने का षड्यंत्र वो खुद कह रहा है, जो स्टिंग करता है, जिस स्टिंग के बेसिस पर आपने मेरी सरकार को डिसमिस किया, राष्ट्रपति शासन लगाया, आप इस बात की सीबीआई क्यों नहीं जांच कर रही है? नंबर 1। नंबर टू मैं एक और बात, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो लोग कहेंगे कि मैंने हरीश रावत से सवाल नहीं पूछा। हरीश रावत उसी स्टिंग में, जिस स्टिंग की आपने बात की, आपने कहा मैं इतना आपके लिए अरेंज कर दूंगा, इसके बाद आप जितना भी कमाना चाहेंगे आप कमाइए, मैं आगमन कर लूंगा। मैंने कभी नहीं कहा है। आप जरा देखिए, तो आपने पूरा देखा नहीं है, आप वही कह रहे हैं जो आपको, आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, आपने कहा मैं टॉप अप कर दूंगा, टॉप अप। मैंने कहा आप आइए मेरे पास, आप मेरे पास आइए, मैं देखूंगा। और आपने ये नहीं देखा उसके अंदर, मैं कह रहा हूँ उनसे बातचीत के आखिर में ये कह रहा हूँ ना, जब वो कहते हैं मैं पैसा दूंगा, मैं कहता हूँ ना, मुझे इस झमेले में मत डालो, इस लफड़े में मत डालो, जो करो अपने लेवल पर करो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आपको जरूरत क्या थी उससे मिलने की, उस व्यक्ति से? आप किस उस उद्देश्य से मिलने गए? मैं आपके सामने किस उद्देश्य आ गया? नहीं, मैंने तो आपसे निवेदन किया, सर, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं उत्तराखंड और राष्ट्रीय मुद्दों पर। एक सेकंड जरा सुन लीजिए। अब एक जर्नलिस्ट के गार्ड में मुझसे मिलते हैं, मुझको बातचीत में इंगेज करते हैं और मुझसे कहते हैं कि जो है आपकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र हुआ, और यदि कुछ उत्सुकता में जानने के लिए मैं भी कुछ हूँ तां कह लेता हूँ तो ये अपराध हो गया। क्या बेसिक जिससे क्रिमिनलिटी बनती हो, कल्पेबिलिटी बनती हो, कल्पेबिलिटी तब बनती है जब मैं कहूँ कि मुझे विधायक चाहिए, मैं कहूँ रमेश जी मुझे विधायक चाहिए, मेरे लिए विधायकों का लाओ उनको वापस। जब मैं कहूँ कि भाई कितना लगेगा, उनको कितना पैसा देना पड़ेगा, मैं कहीं पर भी कह रहा हूँ तो आप दिखाइए ना मुझे, और कहीं पर पैसा दे रहा हूँ, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। जो व्यक्ति खुद कह रहा है कि विधायक मैं बेचने आया हूँ, जो उनका मोल भाव लगा रहा है, और जो खुद कह रहा है मैं पैसे का इंतजाम करूँगा, आप उससे सीबीआई से नहीं पूछवा रहे हैं कि भाई तुम ये इतना पैसे का इंतजाम कहाँ से कर रहे हैं। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि सरकार, जिसके सामने सरकार का सवाल है, वो कह रहा है मेरे पास है ही नहीं, 2-2.5 करोड़ भी नहीं है। चलिए आप थोड़ा पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, बहुत संक्षेप में। टिकट बंटवारे में किसकी चलेगी? कांग्रेस की नहीं, हरीश रावत की, कार्यकर्ता की। ओके, एक परिवार एक टिकट, आप इससे सहमत हैं? जो काम करेगा, जिसकी जीतने की संभावना होगी, उसी को टिकट मिलेगा। ओके, आप चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़वाएंगे? मैं समझता हूँ मैं लड़ूंगा। आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि मुझे ये देखना पड़ेगा कि पार्टी हित किस में है। यदि चुनाव लड़वाने में हित होगा, लड़ाऊंगा, यदि लड़ने में हित होगा तो मैं लड़ूंगा। एक पीड़ा जो उत्तराखंड की है 16 साल में, कि वो पलायन नहीं रोक पाया, और उसका एक प्रॉब्लम मैं बताऊं, आप इससे पहले मुझे जवाब दें, वो अब बाहर ना होते हुए वो प्लेन एरिया में हो रहा। अगर आप अपना पर कैपिटा इनकम भी देख लेंगे, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपका हरिद्वार, आपका उधम सिंह नगर, आपका देहरादून, वो एक ठीक स्थान पे है। लेकिन आप तो जानते हैं बाकी एरियाज के क्या। बहुत एनालिटिकल पर्सन हैं और मैं आपकी इस बुद्धिमत्ता की तारीफ करता हूं। मैं आपसे इतनी उम्मीद ज़रूर करता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के ये 2.5 साल का आप एनालिसिस करिए, तो जो अभावग्रस्त क्षेत्र थे, जहां पर कैपिटा इनकम बहुत डाउन थी, उनकी पर कैपिटा इनकम में 30% से लेकर के 60% तक की वृद्धि हुई है। आप जिन पर्वतीय जिलों की बात कर रहे हैं, तो हमने पर कैपिटा इनकम को समावेशी बनाने की कोशिश की है, और आज हमारे प्रयासों का फल है कि देश में पर कैपिटा इनकम जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उससे लगभग दुगनी तेज़ी के साथ उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। स्टेट एवरेज
स्टेट एवरेज में, डिस्ट्रिक्ट एवरेज की बात मैं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट बढ़ रही है। मैं वही आप कह रहे हैं 2.5 साल में 30% इंडस्ट्री की भी एवरेज बढ़ी। मैं कह रहा हूं कि इवन हिली एरियाज के अंदर जो है पर कैपिटा इनकम में जो है, जो पहले बड़ा भारी डिफरेंस था, वो डिफरेंस हमने बहुत सीमा तक पाटा। ओके, एक जो और दिक्कत है, 13 डिस्ट्रिक्ट में से 11 डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 5% है उत्तराखंड में। इसका नेशनल एवरेज है 17%। लेकिन जैसे ही मैं अल्मोड़ा और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आ जाता हूं, इनकी ग्रोथ रेट -1.73, -1.8। मेरी समझ में नहीं आता, आपको नींद कैसे आती है? ये इस तरह के ये चिंताजनक है। इन दोनों जिलों के अंदर जो एवरेज एजुकेशन है वो बहुत हाई है। इवन इन जिलों के अंदर आप देखेंगे तो जो पर 1000 जो लोग ग्रेजुएशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, वो नेशनल एवरेज से लगभग 1.5 से ज़्यादा है। मेरे सामने सवाल ये है कि मैं क्वालिफाइड पलायन को रोकूं या डिस्ट्रेस पलायन को रोकूं। और हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं पिछले 2 सालों के अंदर, मैंने 1000 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, 1000 इनिशिएटिव, और सब नए इनिशिएटिव हैं जो किसी भी पर्वतीय राज्य के लिए मॉडल होंगे। और मेरा दावा है, मैं आपके चैनल में बैठ करके कह रहा हूँ, 2018-19 तक आपको बिल्कुल विजुअल रिजल्ट दिखाई देंगे कि पलायन जो है की गति नियंत्रण में आ गई है। और 2022 तक आप देखेंगे कि जहां पलायनित क्षेत्र जो हैं, उन क्षेत्रों में लोग वापस जा रहे हैं। हम वहां अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, उत्तराखंड के लोग कहते हैं हमें भेदभावी सीएम मिला। वो कैसे, मैं बताता हूँ। आपने सारा फोकस कुमाऊं की ओर को किया, गढ़वाल को आपने कुछ नहीं दिया। एंड पॉलिटिकली भी 2 राज्यसभा सीटें आपने कुमाऊं में दी, गढ़वाल को कुछ नहीं दिया। तो गढ़वाल के लोग जाहिर तौर पे आपसे थोड़ा निराश हैं। आपको उनके लिए कुछ कहना? बिल्कुल नहीं, उनको इस बात पर भरोसा है कि हरीश रावत वही करता है जो न्याय संगत है, जो होना चाहिए, जो जिसका अधिकार है। किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि हमारे मंत्रिमंडल के 12 स्थानों में से 9 स्थानों में गढ़वाल से हैं मंत्रीगण? क्या ये तथ्य आपको मालूम नहीं है? ये मैं तुम्हारे साथ प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, उन्होंने ये आरोप लगाया था आप पे। आप कभी गुस्से में, क्षणिक आवेग में बहुत सारी बातें कहते हैं। वो चीजें अभी उनके और आपके बीच में सामंजस्य है ना, वो चीजें तथ्यात्मक नहीं होती हैं। लास्ट सवाल सर, और मैं चाहता हूं आप दिल से और ईमानदारी से जवाब दें। हरीश रावत उत्तराखंड की किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे? अब आप गोल मोल मत दीजिएगा, इस पे आपको मालूम है, क्लैरिटी है। अगर आप मुझे बिल्कुल क्लियर बताइए, आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने वाले? जहां मेरे भाई कह देंगे, हम तो अपने छोटे भाइयों के हर बात को मानते हैं। जहां आप कह देंगे कि यहाँ कूड़ा गाड़ लो, तो वहां हम अपना झोला कमंडल लेकर के पहुंच जाएंगे। आपने मुझे घुमाया, मैं फिर आपसे एक बार कहता हूँ, आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब हम ये सब टिकटों का वितरण पे बैठेंगे, बात करेंगे, तो मैं देखूंगा कि मेरी पार्टी के लिए मेरे कहाँ से लड़ने से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। जीते तो हरीश रावत, हारे तो हरीश रावत, निश्चित तौर पर। सब कुछ हारे तो हरीश रावत, जीते तो कांग्रेस। आपने घुमा दिया, यानी राहुल गांधी के सिर के ऊपर आप। मैंने 2002 में भी ये कहा था, यदि जीत गए तो सोनिया जी, और हार गया तो हरीश रावत। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जीतेगी तो कांग्रेस, हारेगा तो हरीश रावत। लेकिन अभी भी आपने ये नहीं बताया कि आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल हरीश रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, और आपको शुभकामनाएं आने वाले समय में चुनाव। बहुत धन्यवाद। तो हरीश रावत का कहना है कि केंद्र ने एक तो कंसल्टेशन नहीं किया, अपने तरीके से एक सिरे से हमारी मांग को खारिज कर दिया, हमारे प्लान को खारिज कर दिया, जिससे उत्तराखंड बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। साथ ही उनका यह कहना है कि वो चुनाव लड़ेंगे, दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए हैं उत्तराखंड के लिए, खासकर हिली रीजन के लिए, उसके दम पे वो जनता के पास जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का।